लेट्स माइक चुनावी यात्रा। बंगाल में वोटिंग और साथ में हिंसा, हमले और हंगामा, बूथ के बाहर झड़प, नेताओं पर हमला और कहीं ईवीएम पर सवाल। तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में वोटिंग के बाद सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल ने बढ़ा दी है सियासी गर्मी। कहीं 90% तक रिकॉर्ड मतदान, तो कहीं सीटों के अनुमान और सत्ता का गणित। आज की चुनावी यात्रा में दो राज्यों की दो अलग तस्वीरें, लेकिन एक ही सवाल, सत्ता किसके हाथ में आएगी। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन, चुनावी यात्रा के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग ने एक बार फिर राज्य की चुनावी संस्कृति की दो तस्वीरें सामने रख दी हैं। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ मतदान और दूसरी तरफ हिंसा, झड़प और तनाव। मतदान के दौरान कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आईं जहां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव देखने को मिला। ये टकराव सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई जगहों पर मारपीट और हमले की घटनाओं में बदल गया। दक्षिण मिदनापुर के कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु सरकार पर हमला इस चुनाव की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गया। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि वो भीड़ से बचने के लिए भाग रहे हैं। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की। इस घटना ने चुनावी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए वीडियो में दिख रहे लोगों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। लेकिन ये घटना बताती है कि जमीनी स्तर पर हालात कितने संवेदनशील बने हुए हैं। आसनसोल साउथ में भी हालात अलग नहीं थे। यहां भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ। बर्नपुर के रहमतनगर इलाके में उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, जिससे पीछे का शीशा टूट गया। घटना के वक्त वो खुद कार में मौजूद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये हमला सुनियोजित था और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस घटना ने यह सवाल जरूर खड़ा किया कि क्या उम्मीदवार खुद सुरक्षित हैं। मुर्शिदाबाद के नौदा में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए, जहां आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इससे पहले वहां देसी बम फेंके जाने की घटना भी सामने आई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। जब हुमायूं कबीर मौके पर पहुंचे तो विरोध शुरू हो गया और देखते ही देखते ये विरोध मारपीट और पथराव में बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया, जो ये दिखाता है चुनावी हिंसा सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि नेताओं तक भी पहुंच चुकी है। सिलीगुड़ी में भी मतदान के दौरान भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बूथ के बाहर शुरू हुई बहस ने अचानक तनाव का रूप ले लिया। हालांकि सुरक्षा बलों ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाल लिया। ये घटना बताती है कि छोटी सी बहस भी चुनावी माहौल में बड़ी टकराव में बदल सकती है। मालदा में एक अलग तरह की समस्या देखने को मिली, जहां ईवीएम खराब होने की शिकायत के बाद लोगों ने चुनाव अधिकारी को घेर लिया। नाराज भीड़ ने विरोध जताया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा और अधिकारी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस तरह की घटनाएं चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी असर डालती हैं, क्योंकि तकनीकी गड़बड़ियां भी राजनीतिक विवाद का कारण बन जाती हैं। इन सभी घटनाओं के बीच एक और तस्वीर सामने आई, रिकॉर्ड मतदान की। दोपहर तक बंगाल में करीब 78% और बाद में 90% तक मतदान का दावा किया गया। ममता बनर्जी ने इसे जनता का मजबूत संदेश बताया और कहा ये वोटिंग एसआईआर के विरोध में है। यानी जहां एक तरफ हिंसा और तनाव है, वहीं दूसरी तरफ जनता की भागीदारी भी अभूतपूर्व स्तर पर नजर आ रही है। ये विरोधाभास ही बंगाल की चुनावी सच्चाई को परिभाषित करता है। एक तरफ लोग बड़ी संख्या में वोट डालने निकल रहे हैं, जो लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। दूसरी तरफ हिंसा, हमले और झड़प ये सवाल उठाती है, क्या ये प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में हो रही है। तमिलनाडु में भी आज वोटिंग हुई, जहां 82% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, लेकिन वहां माहौल अपेक्षाकृत शांत रहा। इससे बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी माहौल का अंतर भी साफ नजर आता है। एक तरफ शांत मतदान, दूसरी तरफ तनाव और टकराव के बीच मतदान। कुल मिलाकर बंगाल का पहला चरण ये साफ संकेत देता है कि यहाँ चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं है, बल्कि ये प्रशासन, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी परीक्षा है। अब नजर दूसरे चरण पर है। क्या वहां भी यही तस्वीर दोहराई जाएगी या हालात बेहतर होंगे। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब नजरें नतीजों पर टिक गई हैं।
लेकिन उससे पहले ही सियासी हलकों में एक अलग तरह की हलचल देखने को मिल रही है। यह हलचल किसी आधिकारिक एजेंसी या एग्जिट पोल की वजह नहीं, बल्कि राजस्थान के चर्चित फलौदी सट्टा बाजार के अनुमानों को लेकर है। यह समझना बेहद जरूरी है कि फलौदी सट्टा बाजार कोई मान्यता प्राप्त सर्वे एजेंसी नहीं है और इसके आंकड़ों का कोई आधिकारिक या कानूनी आधार नहीं होता। इसके बावजूद हर चुनाव में इसके अनुमान चर्चा का विषय बन जाते हैं, क्योंकि ये बाजार जमीन की धारणा यानी परसेप्शन पर आधारित होते हैं। ताजा संकेतों के अनुसार सट्टा बाजार डीएमके गठबंधन को बढ़त देता नजर आ रहा है। अनुमान है कि 234 सीटों वाली विधानसभा में डीएमके गठबंधन को करीब 141 से 144 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 118 से काफी ज्यादा हैं। इसका सीधा मतलब ये है, सट्टा बाजार फिलहाल मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व को बरकरार मान रहा है। हालांकि ये भी संकेत दिया जा रहा है कि एआईएडीएमके नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं है। अगर सट्टा बाजार से हटकर ओपिनियन पोल्स की बात करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। पिछले 2 महीनों में आए अलग अलग सर्वे एक ही दिशा में इशारा जरूर करते हैं कि डीएमके गठबंधन आगे है, लेकिन ये बढ़त कितनी मजबूत है, इस पर मतभेद साफ नजर आते हैं। कुछ सर्वे जैसे लोक पोल डीएमके को 180 से ज्यादा सीटें देते हैं, जो एक तरफा जीत का संकेत है, जबकि वोट वाइब जैसे सर्वे मुकाबले को बेहद करीबी बताते हैं, जहां 1 से 2% वोट स्विंग से नतीजे बदल सकते हैं। वहीं मैट्रिक्स जैसे सर्वे तो एआईएडीएमके गठबंधन की वापसी की संभावना भी दिखाते हैं। इस पूरे चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू है तीसरा फैक्टर, यानी अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके। लगभग सभी ओपिनियन पोल्स इस बात पर सहमत हैं कि टीवीके सीधे सत्ता में भले ना आए, लेकिन 8 से 15 सीटों के बीच जीतकर किंगमेकर या वोट कटर की भूमिका जरूर निभा सकती है। कई सर्वे ये भी बताते हैं कि करीब 60 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बेहद करीबी है और वहां टीवीके की मौजूदगी सीधे सीधे नतीजों को प्रभावित कर सकती है। वोट शेयर के आंकड़े भी इस चुनाव को और रोमांचक बनाते हैं। डीएमके और एआईडीएमके गठबंधन के बीच अंतर कई सर्वे में सिर्फ 2 से 4% के बीच बताया गया है। इसका मतलब ये है कि भले ही सीटों का अंतर बड़ा दिखे, लेकिन असल में जनता का मूड काफी बटा हुआ है। यही वजह है कि कुछ सर्वे डीएमके को स्पष्ट बढ़त देते हैं, जबकि कुछ मुकाबले को नेक टू नेक बताते हैं। हालांकि इन सभी अनुमानों के बीच एक बात बार बार समझना जरूरी है कि ना तो सट्टा बाजार और ना ही ओपिनियन पोल अंतिम सच्चाई होते हैं। सट्टा बाजार पूरी तरह धारणाओं, भीड़, चर्चाओं और राजनीतिक माहौल पर आधारित होता है, जबकि ओपिनियन पोल सैंपल सर्वे के आधार पर बनाए जाते हैं, जिनमें हमेशा एक मार्जिन ऑफ एरर रहता है। भारत में चुनावों पर सट्टा लगाना गैरकानूनी है और चुनाव आयोग भी बार बार स्पष्ट करता है कि असली नतीजे सिर्फ मतगणना के दिन ही तय होते हैं। कुल मिलाकर तमिलनाडु का ये चुनाव एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं। एक तरफ डीएमके की बढ़त दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ एआईएडीएमके गठबंधन की चुनौती बनी हुई है और तीसरी तरफ टीवीके का नया फैक्टर पूरे खेल को अनिश्चित बना रहा है। अब असली फैसला 4 मई को होगा, जब ये तय होगा कि ये सभी अनुमान सही साबित होते हैं या फिर जनता कोई नया राजनीतिक समीकरण लिखती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.